तो चलिए सेट 2 हम लेते हैं। सेट 2 में 10 क्वेश्चन हमने ले रखे हैं और यहाँ पे स्पेसिफिक अगर हम कहें तो हमारा मेन फोकस रहा है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को देखते हुए, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने विंडोज सर्वर से क्वेश्चन लिए हैं और कुछ क्लाउड से रिसोर्सेस भी क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करिए जितना भी आपको समझ में आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी। शुरू हम यहीं से कर लेते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी क्या है? तो एक्टिव डायरेक्टरी एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है, एक डायरेक्टरी सर्विसेज है जो क्या करता है, एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड ऑब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी जब हम इंस्टॉल करते हैं अपने सर्वर में तो इसके साथ साथ कई सारी सर्विसेज बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाती है, जैसे ग्रुप पॉलिसी, डीएनएस और भी कई सारी सर्विसेज कॉन्फ़िगर इंस्टॉल हो जाती हैं। उनको हमें जस्ट कॉन्फ़िगर करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर देखिए, एक्टिव डायरेक्टरी इज अ डायरेक्टरी सर्विसेज दैट आइडेंटिटीज all resources on a network and make that information available to users and services. The main purpose of Active Directory is to control and authenticate network resources. The main function यही है, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी का काम क्या है? एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज के द्वारा, है ना, सर्वर में जब हम इंस्टॉल करते हैं तो ये सर्वर क्या हो जाता है, डोमेन कंट्रोलर। जिस सर्वर में एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर देते हैं उस सर्वर को क्या बोलते हैं, डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं। डोमेन कंट्रोलर से हम यूजर के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। वो यूजर जहां भी लॉगिन होगा जिस भी कंप्यूटर में, उसको हम पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के परमिशन अलाउ करके। तो सिंपल सा ऐसे आपको समझाना है। एक्टिव डायरेक्टरी एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जो एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड यूजर्स, ग्रुप, ऑब्जेक्ट, कंप्यूटर्स, ये सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्रिएट होता है, वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं और एक्टिव डायरेक्टरी के साथ साथ बहुत सारे सर्विसेज इंस्टॉल हो जाती है हमारे सर्वर में, जिसको हम टाइम पे कॉन्फ़िगर करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी की मदद से हम यूजर्स की कंट्रोलिंग करते हैं। किसी भी कंप्यूटर में जो यूजर लॉगिन होगा एक्टिव डायरेक्टरी का, वहां पे हम उस पॉलिसी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो भी परमिशन या पॉलिसी हम अप्लाई करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स पे करते हैं। वो यूजर जिस कंप्यूटर में जाके लॉगिन होगा उस कंप्यूटर पे वो इम्पैक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है यहाँ पे, व्हाट इज डीएनएस। बड़ा कॉमन है और ये बात बताऊं, डीएनएस एक ऐसा टॉपिक होता है सर्वर में जो बेसिक से एडवांस लेवल तक के भी इंटरव्यू में आता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अलग अलग, लेकिन क्वेश्चन वो बदल जाएगा। अब वहां पे व्हाट इज डीएनएस नहीं रहेगा, डीएनएस में ट्रबल शूटिंग रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, क्वेरीज क्या होते हैं उसमें अलग अलग, रिजॉल्वर क्या होते हैं अलग अलग, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया व्हाट इज डीएनएस। तो डीएनएस को आप समझने की कोशिश करना है। डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसका अलग अलग नाम होते हैं, डोमेन नेमिंग सिस्टम, डोमेन नेम सर्विसेज भी होता है, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर होता है। तो डोमेन नेमिंग सिस्टम ये कॉमन आप इसका ब्रीफ नेम देखेंगे। इट इज बेसिकली द फोन बुक ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का एक फोन बुक है। जैसे आपको आपके मोबाइल में अगर ढेर सारे नंबर हों और नंबर को आप क्या करते हो, सेव करते हो नेम से। हमारे पास पता नहीं हजारों, कितने हजार नंबर सेव होंगे, ठीक है, और उनको अगर नंबर से हमें याद करना हो तो हमें पॉसिबल नहीं है याद रखना। फिर हम क्या करते हैं, आपके नेम से हम सेव करते हैं, है ना। नेम से जब सेव करते हैं तो हमें इजीली वो नाम से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, नाम से हम सर्च कर लेते हैं। सेम लाइक जो हमारा इंटरनेट होता है, इंटरनेट में अगर हम कोई इमेज सर्च करते हैं, चाहे कुछ भी हम सर्च करें, अगर हमें डीएनएस ना हो तो हमें हर चीज, जैसे हमें एक किसी का इमेज हमें फाइंड करना है
ठीक है, सलमान खान का इमेज हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक आईपी डालना पड़ेगा उसके लिए, तो इतना पॉसिबल नहीं है। तो डीएनएस क्या करता है, ये रिजॉल्व कर देता है होस्ट नेम टू आईपी, आईपी टू होस्ट नेम, मतलब एक डोमेन को आईपी और आईपी को डोमेन में। तो इसलिए इजिली हम डोमेन नेम या होस्ट नेम का यूज करके हम कोई भी इंटरनेट में सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये कहेंगे डोमेन नेमिंग सिस्टम, ये क्या है, फोन बुक है इंटरनेट का। ठीक है, डीएनएस ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम टू होस्ट नेम, डोमेन नेम टू होस्ट आईपी, एंड आईपी टू डोमेन नेम, या होस्ट नेम टू आईपी और आईपी टू होस्ट नेम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहां देखिए मैंने एग्जाम्पल ले रखा है। एग्जाम्पल के लिए www.google.com और www.youtube.com है ना, टू आईपी एड्रेस। So browser can load those internet resources through the internet protocol. तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या डालेंगे, youtube.com डालेंगे तो वो समझ जाएगा, google.com डालेंगे तो वो समझ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, देखो, व्हाट इज डीएचसीपी एंड व्हाट इज यूज फॉर। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। डीएचसीपी का पूरा नाम होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और ये क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है क्लाइंट को, डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल प्रोवाइड टेम्पोररी आईपी टू क्लाइंट, राइट, टेम्पोररी आईपी एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट। क्या करता है ये, क्लाइंट को ये टेम्पोररी आईपी और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक सर्वर है यहाँ पे, डीएचसीपी सर्वर है, और ये हमारा नेटवर्क है। यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है टू कम्युनिकेट दिस कंप्यूटर्स टू सर्वर, राइट। क्या है, फर्स्ट इज टू असाइन स्टैटिक आईपी फॉर दीज ऑल कंप्यूटर्स, राइट, assign to manual IP or static IP. And second option is to provide IP by using DHCP server. तो हमें क्या करना है, या तो हम DHCP को यहाँ कॉन्फ़िगर कर लेंगे। DHCP सर्वर क्या करता है, अलाउ करता है आपको रेंज ऐड करने के लिए। तो सपोज करो हमने यहाँ पे रेंज दे दिया, एक रेंज दे दिया 10.0.0.2 से लेकर 10.0.0.254, इतना आईपी दे दिया हमने। और इस सर्वर का आईपी खुद का डीएचसीपी सर्वर जो है, इसका आईपी है 10.0.0.1। अब होगा क्या, 2 to 244 आईपी इज रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट फॉर द क्लाइंट मशीन्स। ये डीएचसीपी का टास्क होता है। ये क्या करता है, इनको कुछ समय के लिए, टेम्पोररी, ये परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी आईपी प्रोवाइड करता है। अब ये प्रोवाइड करने के कुछ शर्त होते हैं, कुछ उनके कमिटमेंट होते हैं, उसके बारे में हम लोग जब डीएचसीपी पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपका आंसर ये है कि डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या है, ये एक ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस क्या करता है, नेटवर्क डिवाइस को इशू करता है। तो ऐसे कहेंगे, डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल प्रोवाइड टेम्पोररी आईपी एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट मशीन, राइट, by using DHCP range like this, right। तो इसका यूज ये हो गया। इसके दो पोर्ट नंबर काम करते हैं, 66 एंड 67। डीएचसीपी सर्वर के लिए 67 होता है और डीएचसीपी क्लाइंट के लिए 68 होता है। ठीक है, ये पोर्ट नंबर होते हैं। तो DHCP स्टैंड डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एंड इट automatically assign IP addresses to network devices. It completely remote the process of manual
एलोकेशन, यहाँ देखो मैनुअल एलोकेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड रिड्यूस द एरर कॉज ऑफ दिस। मतलब क्या है, ये मैनुअल आईपी को पूरी तरह से क्या कर देगा, कंट्रोल कर लेगा। मैनुअल हमें करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली वहां रहेगा और यहाँ डीएचसीपी से आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, एरर नहीं आने का चांस रहता है। नहीं तो सपोज करो मैनुअली आप आईपी असाइन करते हो, कभी कभी क्या होता है सेम आईपी हम दूसरी जगह डाल देते हैं, लेकिन डीएचसीपी अगर हम यूज करें तो कभी चांस नहीं रहेगा कि वो आईपी कहीं दूसरे मशीन को मिल रही होगी। ठीक है, तो वहां पे एरर का चांस बहुत कम हो जाता है। अब डीएससीपी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। डीएससीपी स्कोप क्या होता है, जब डीएससीपी हम इंस्टॉल करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, तो जो रेंज हम बनाते हैं ना, ये रेंज स्कोप के द्वारा ही हम बनाते हैं। डीएससीपी सुपर स्कोप क्या होता है कि जैसे एक रेंज में हमने बनाया एक स्कोप, दूसरे स्कोप में हमने दूसरा रेंज बनाया, तीसरे स्कोप में तीसरा, मतलब अलग अलग स्कोप बना के हम उनको एक जगह सुपर स्कोप में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डीएससीपी का बैकअप हम ले सकते हैं, यस डीएससीपी का बैकअप ले सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो ये अलग अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं डीएससीपी से आपके। धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन आंसर ऐसे करते रहेंगे, जब आप तकरीबन 50 क्वेश्चन आंसर Q&A आप अटेंड कर लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन देने में सक्षम रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप दे पाएंगे। ठीक है, तो ये Q&A का प्लेलिस्ट हमने YouTube पे भी बना रखा है, वहां पे भी आप देखेंगे। और आपके अभी आई एम रियली सॉरी, मैंने बोला था अभी मैं कर नहीं पाया हूँ ड्यू टू स्टाफ जो है हमारा थोड़ा सा रीअरेंज हो गया, उसको अरेंजमेंट होना है, तो हम बहुत जल्दी सारा चीज़ें पूरा स्टेप बाय स्टेप सब रहेगा रूटीन में। ठीक है, तो ये आपका मॉड्यूल नंबर 6 या 7 होगा Q&A का, उसमें रहेगा आपके कंटेंट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज जीपीयू? जीपीयू का पूरा नाम होता है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। They are setting that control the working environment of users and computer accounts. GPU assists with defining the security, spelling थोड़ा सा हो गया, defining the security options, software installation, registry based policies and maintenance options, right? Script options and folder redirection options। मतलब ये सभी जो भी रेस्ट्रिक्शन होता है हमारे सर्वर में यूजर के लिए, सर्वर के द्वारा, ये सभी जीपीयू से ही पॉसिबल होता है। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक प्रोसेस होती है हमारे एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज का। ठीक है, और इस ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के द्वारा हम किसी भी एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स को या ग्रुप्स है, राइट, या ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट होता है, हम एक्टिव डायरेक्टरी में ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनाते हैं। ओयू का मतलब उसमें मल्टीपल यूजर्स हम ऐड कर सकते हैं। तो हम करते क्या है, किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्ट हम कोई परमिशन देने के बजाय हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक ओयू बनाते हैं। जैसे मान लो कंपनी के अंदर एक सेल्स डिपार्टमेंट है, तो हमने सेल्स डिपार्टमेंट का ओयू बनाया, उसमें 100 यूजर्स हैं। एक आईटी डिपार्टमेंट का ओयू बनाया जिसमें 50 यूजर्स हैं। अब इस सेल्स अकाउंट को हम एक स्पेशल परमिशन देंगे कि उनको वो डेस्कटॉप, वो सारे यूजर जब लॉगिन करेंगे अपने कंप्यूटर्स को, तो उनका डेस्कटॉप पे वॉलपेपर आ जाए, कोई हम सेट कर देंगे वहां पे, वही स्पेसिफिक वॉलपेपर वहां पे आ जाएगा कि उनको आज का टास्क क्या करना रहेगा। जैसे वो यूजर लॉगिन करेंगे उनको वो स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो ऐसा कुछ हम सेटिंग कर सकते हैं इसमें। दूसरा चीज, हम चाहते हैं कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सभी में, तो वो भी हम टास्क कर सकते हैं। हम चाहते हैं कोई ये इनको परमिशन ना दिया जाए यूएसबी पेन ड्राइव यूज करने के लिए, तो उसको भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे टास्क को हम क्या कर सकते हैं,
यहाँ से अलाउ या रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपने ग्रुप पॉलिसी सर्विस की मदद से। तो आंसर क्या देंगे आप? ग्रुप पॉलिसी, व्हाट इज ग्रुप पॉलिसी, क्या बोलेंगे? ग्रुप पॉलिसी एक एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस है, एक सर्विस है बोलेंगे, एक सर्विस है ये। इसके द्वारा हम एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स को, कंप्यूटर्स को या ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट या एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट के ऊपर हम डायरेक्ट कोई भी परमिशन अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उनके द्वारा हम कोई भी परमिशन लाइक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन या रजिस्ट्री बेस्ड कोई पॉलिसी है, मेंटेनेंस पॉलिसी है या इंस्क्रिप्शन पॉलिसी है, कोई भी, या फोल्डर रिडायरेक्शन कोई पॉलिसी है, ये सारी पॉलिसी हम अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यस। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, व्हाट इज हाइपर वी? तो हाइपर वी एक माइक्रोसॉफ्ट का, राइट, माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्विस है। हाइपर वी इज अ माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअलाइजेशन टूल फॉर क्रिएटिंग मल्टीपल वर्चुअल मशीन ऑन अ सिंगल फिजिकल सर्वर। अभी जो आप लोग VMware यूज कर रहे हैं, VMware वर्क स्टेशन यूज कर रहे हैं या वर्चुअल बॉक्स यूज कर रहे हैं, VMware प्लेयर यूज कर रहे हैं, वैसे ही हाइपर वी एक वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म है। हाइपर वी को टेक्निकली हम लोग हाइपरवाइजर के नाम से जानते हैं। ये दो तरह का हाइपरवाइजर होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 हाइपरवाइजर एंड टाइप 2 हाइपरवाइजर, ठीक है। तो टाइप 1 हाइपरवाइजर एक ऐसा हाइपरवाइजर होता है जो डायरेक्ट हमारे हार्डवेयर, मतलब ये एक सर्वर है, इस पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ये इंस्टॉल हो जाएगा। जिसका गुड एग्जांपल क्या है? VMware EXSI जो होता है, EXSI जो होता है बेयर मेटल का होता है, डायरेक्ट हम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे इस पे इंस्टॉल कर लेते हैं। टाइप 1 हाइपरवाइजर होता है। चाहे सिट्रिक्स का जेन सर्वर होता है, उसको भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। बट ये जो हाइपर वी है, टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन है। या VMware वर्क स्टेशन जो आप यूज कर रहे हो, वो भी टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन है, जिसके लिए आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होगी, चाहे विंडोज 7, विंडो 8 या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक हाइपर वी की बात करो तो कोई एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होगी, चाहे 2008, 2012, 19, 22 कोई भी एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, उसके ऊपर आप हाइपर वी सर्विस को इनेबल कर सकते हो। और उसके बाद ये अलाउ करेगा कि मल्टीपल वर्चुअल मशीन आप क्रिएट करके उसमें अलग अलग सर्विसेज को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप बोलोगे हाइपर वी क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है जो अलाउ करता है एडमिनिस्ट्रेटर को कि कॉन्फ़िगर करके मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना सकता है एक ही फिजिकल सर्वर के ऊपर, ठीक है। इससे क्या होगा? कंपनी की कॉस्ट बचत होगी, है ना, रिड्यूस हो जाएगी कॉस्ट। जो हार्डवेयर हम 4 सर्वर लेने वाले थे, एक ही सर्वर में हम 4 वर्चुअल मशीन बना के अलग अलग सर्विसेज को यूज कर पाएंगे। हाइपर वी टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन है जो किसी भी सर्वर के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ऑफिस 365? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 इज अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस। एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस है, इसको एक क्लाउड कंप्यूटिंग ही आप मान सकते हैं इसको, ठीक है। दैट प्रोवाइड एक्सेस टू मॉडर्न ऑफिस tool and other services like team groups and more. Office 365 come with
other tools like email, client, calendar, application and meeting scheduler. ऑफिस 365 जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, अगर आपको ये क्या क्या बेनिफिट देता है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, एक कंपनी है आपकी और यहाँ पे बहुत सारे आपके मशीन हैं, मान लो 100 कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी है, और इनको सभी में एमएस ऑफिस यूज करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या जो भी है एमएस ऑफिस से रिलेटेड टास्क यूज करना है, मेल्स यूज करने हैं। तो एक समय था हम एमएस ऑफिस का हम कैल यूज करते थे, एमएस ऑफिस टर्मिनल के द्वारा हम इंस्टॉल कर देते, सारे सर्वर सारे मशीन में यूज करते थे, या फिर रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज के द्वारा हम सर्वर में कॉन्फ़िगर करके डिप्लॉय कर देते थे। आज के डेट में डायरेक्ट आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो क्लाउड से, क्लाउड है यहाँ पे, क्लाउड में ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन ले लो। अब ये क्या होगा, कितने यूजर के लिए आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, और डायरेक्ट आप जब इस कंप्यूटर को लॉगिन करोगे, यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे बना हुआ ऑलरेडी, जैसे लॉगिन करेंगे आपको ओपन ऑफिस, ओपन एक्सेल, ओपन पावर पॉइंट मिल जाएगा, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। साथ में आपको मेल रिलेटेड सर्विसेज मिल जाएगी लाइक ईमेल क्लाइंट, कैलेंडर, एप्लीकेशंस, ये सभी आपको मिल जाएंगे, तो आपस में उसका भी यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम है, जब तक आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा तब तक ये सर्विसेज आप यूज कर पाओगे, और जब सब्सक्रिप्शन ये एक्सपायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर आपको या तो रिन्यू करना होगा या तो ये स्टॉप कर देगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होता है, आपके जो हार्डवेयर रिसोर्सेज में ये सभी मैनुअली करने के बजाय डायरेक्ट आपका हो जाता है, मतलब ऑन स्पॉट आपका काम शुरू हो जाएगा। आपने कंप्यूटर लगाया, नेटवर्क स्टेब्लिश किया, आपका सब्सक्रिप्शन लिया, डायरेक्ट आप यूज करना शुरू कर दो। जब तक आप सब्सक्रिप्शन आपका अलाउ रहेगा तब तक ये सारे सर्विसेज चल रहे होंगे आपके एनवायरनमेंट में। तो इसीलिए आज के डेट में ऑफिस 365 या एज्योर या AWS ज्यादा आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम है। जब तक हम, एक तरह से रेंट है, रेंटेड, आपको जब तक यूज करना है तब तक आप यूज करो, नहीं तो आप क्या करो, जैसे एग्जांपल के लिए आप बाहर जा रहे हो, फॉरेन जा रहे हो, फॉरेन कंट्री कहीं पे जॉब करने जा रहे हो, तो वहाँ पे ऐसा है नहीं ना कि आज इस सिटी में हो तो वहाँ घर ले लिया, खरीद लिया, फिर दूसरे सिटी जा रहे हो वहाँ खरीद लिया। तो आप क्या करना है, आप रेंटेड ले लो, सबसे बढ़िया रेंटेड हाउस ले लो, आप रहो, जब जाना रहेगा तो छोड़ दोगे आप, खत्म हो जाएगा, रेंट खत्म हो गया आपका, आपको घर से हो गया। ठीक है, सेम लाइक, तो वैसे रेंटेड सर्विसेज है, जब तक आपको यूज करना तब तक आप यूज करो, जब नहीं यूज करना है स्टॉप कर दो। ठीक है, बट आप अगर खरीद लेंगे तो आप कहाँ कहाँ लेके ढोएंगे, ये चीजें होता है। ठीक है, तो ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज ऑफिस 365 गवर्नेंस। अब गवर्नेंस क्या होती है, अभी अगर ऑफिस 365 के बारे में आपको आइडिया नहीं है तो थोड़ा सा आपके लिए ये वर्ड नया रहेगा। गवर्नेंस एक पॉलिसी एक तरह से कर सकते हैं ये ऑफिस 365 के लिए। ठीक है, governance is a office 365 refers to practical uses of use of process and policies towards meeting specific organization goals, right? एक पॉलिसी है, गवर्नेंस पॉलिसी है, it covers many areas including compliance, security, planning, IT एंड टेक्नोलॉजीज। तो ये कंप्लायंस एक पॉलिसी है जो इसी के द्वारा जो भी परमिशन या पॉलिसी हम एलोकेट करते हैं ऑफिस 365 में, तो यही होता है, इसको क्या बोलते हैं, MS ऑफिस 365 गवर्नेंस पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने लिया है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को, क्योंकि अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करेंगे तो वहां पे ऑफिस 365 का भी नाम आएगा और एज्योर का आएगा। तो आज के डेट में देखो,
आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, लेकिन आपको ऑफिस 365 एंड एज्योर रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस तो जरूर टच में रहेगा, आएगा ही आएगा। तो एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस आपको तैयार करके जाना है, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको। तो आने वाले कुछ क्यूएनएस में मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वाले क्यूएनएस में मैं दो तरह का क्यूएनए चला रहा हूँ आप लोगों के साथ, एक डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए और एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। वैसे तो मैंने पहले ही बताया कि कोई सभी कॉमन है ना, सभी आप डेस्कटॉप के लिए जा रहे हो तब भी आपको ये सब आना चाहिए, ऑफिस 365 और अज्योर के बारे में ये सब क्वेश्चन आने चाहिए आपको। अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में जा रहे हो तब तो ये मैंडेटरी है, मस्ट है, आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज्योर commonly referred to as Azure, right, is a cloud computing services created by Microsoft for building, testing, deploying, and managing application and services through Microsoft Managed Data Center। मतलब क्या है, जो भी सर्विसेज हम ऑन प्रेमिसेस में कर रहे थे, अब ये सारे प्रेमिसेस जो है कहाँ पे कर रहे होंगे हम, हमारी ये कंपनी है, हम यहाँ ना करके ये सारा टास्क हम कर रहे होंगे क्लाउड प्रेमिसेस, जो एज्योर का डेटा सेंटर है। तो हम यहाँ से इसको एक्सेस करेंगे लैपटॉप या कहीं पे, यहाँ बैठ के इस पोर्टल में कर रहे होंगे सारी चीजें कॉन्फ़िगर, ये प्रोवाइड करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी, ये भी एक सब्सक्रिप्शन पॉलिसी है। अब सब्सक्राइब करते हैं, यूजर क्रिएट करते हैं, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाते हो, आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। उसके बाद आप कौन सा उसमें सर्विसेज यूज करना चाहते हो, अलग अलग इसके सर्विसेज होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड इन द एज्योर क्लाउड? ये रहा, देखिए आ गया वही सर्विसेज के बारे में। तो क्या क्या सर्विसेज हैं? बेसिकली ये तीन तरह के सर्विसेज होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तीन तरह के सर्विसेज होते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बाई करते हो तो क्या होता है, ये सारे टास्क वो लोग कॉन्फ़िगर, क्लाउड में सारा टास्क ये कॉन्फ़िगर कर लेंगे, वर्चुअल मशीन, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्विसेज, यूजर, सब कुछ कॉन्फ़िगर करके आपको केवल यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड कर देंगे ये लोग। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होगा, ये कुछ टास्क ये करेंगे क्लाउड वाले करेंगे और कुछ आपको करना रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे, ये लोग केवल आपको एक स्पेस दे देंगे वहां पे, और वर्चुअल मशीन्स दे देंगे वहां पे, एक स्पेस दे देंगे, राइट। आपको वर्चुअल मशीन बनानी है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी है, और भी सर्विसेज जो भी करना है वो सारी चीजें आपको इंस्टॉल करनी है, राइट। तो ये तीन तरह के बेसिकली सर्विसेज होते हैं, तीनों का अलग अलग अपना प्राइसिंग है। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लेंगे कम प्राइस रहेगा, क्योंकि वो लोग केवल स्टोरेज आपको दे रहे हैं, बाकी सारा टास्क आप खुद अपना कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आप कुछ कर रहे हैं, कुछ वो लोग कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट रहेगा। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में ज्यादा एक्सपेंसिव रहेगा, क्योंकि सब कुछ वो लोग मैनेज कर रहे हैं, आप तो केवल यूज कर रहे हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया है, विच थ्री बिलिंग मॉडल आर द मोस्ट कॉमन इन अज्योर? अज्योर में जो बिलिंग है ना, ये पहली बात ये जान लो, अज्योर होगा जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग है, वो जो बिलिंग होता है वो पे एज यू गो होता है। पे एज यू गो, पे एज यू गो मतलब जितना आप यूज करोगे उतना आपको बिल देना रहेगा। ठीक है, हाँ ये रहा, पे एज यू गो। यहाँ देखिए, ट्रेडिशनल इंटरप्राइज एग्रीमेंट, इफ यू आर अ बिग इंटरप्राइज क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, इफ यू वांट टू गो थ्रू माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर सर्विस, देन क्या करना है, पे एज यू गो। फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज एंड द जनरल पब्लिक, मतलब तीन तरह के हैं। एक तो क्या होती है ट्रेडिशनल इंटरप्राइज, एक तो बिग इंटरप्राइज के लिए हो गया, एक मीडियम हो गया, और एक पब्लिक, जनरल पब्लिक। ठीक है, तो तीन तरह के लिए लोग बिलिंग करते हैं।
राइट। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे और मैंने 2 सेट आपको करवाया 10-10 का। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप तैयार कर लेंगे, ये रहेगा आपके उसमें। ठीक है, बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे सारे जितने Q&A पहले के हुए हैं और जो भी Q&A उसमें अपलोड करने के लिए, जो मॉड्यूल आपका 7 है Q&A का, उसमें इंटरव्यू वाला। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है आप सभी लोगों से कि CCNA क्लास स्टार्ट होने जा रहा है आपका 1 तारीख से, नो डाउट। तब तक आप लोग नेटवर्क प्लस जो आपके उसमें है, नेटवर्क प्लस को आप लोग थोड़ा सा ब्रीफ कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नेटवर्क प्लस को। अभी आप हैंड रेस कर सकते हैं। दीपदास, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और भी है। हेलो, Hello, sir. How are you feeling today? आई एम फाइन मैडम, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ sir. How are you feeling today? आई एम फाइन नाउ, थैंक यू, थैंक यू। Uh, sir, sir, from my side the voice is not clear, little bit. So yeah, I am trying to manage it. Sir, I had to discuss with you that that the CCNA class will be starting on June 1st. So and the timing is now is scheduled at 9 o'clock India time, right? Oh, for you is a problem, right? Yes, from my side, 9:30 would be perfect for me because I can attend that class 9 o'clock. If it starts at 9 o'clock, then I will miss 30 minutes of No, this of the you class. should not miss, ma'am. You should not miss. Okay, I will request the trainer because I'm not going to take like a CCNA class. CCNA class is going to continue by Mr. Prem Kumar from Bangalore. He is okay. So I'll Yeah, request him to schedule 9:30. But the problem is 9:30 to 10:30 goes this, then further my class will be 10:30 to 11:30, right? right. I can understand that, sir. It would be really late for you over there. So, For me, no problem. For me, no problem. For other guys mhm. can be. For me, no problem at all. ठीक है? तो ग्रुप में एक बार आप डालिए, रिक्वेस्ट करिए, ये लोग अगर रेडी हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, we'll schedule that, okay? Sure, sir. Thank you. And one more thing, sir. Actually, last week I have had a screening call and I got cleared that call. So Hmm. this week I am expecting a first round interview, and that's why I wanted your guidance because in most of the interview they ask about the outlook question, at least 3 to 4 outlook question come most. So and the group policy. So can you guide me on that? When you are free, in daytime, you are free anytime. Tomorrow I there is a bank holiday over here, so tomorrow I am free. Tomorrow you connect me at around, just you ping me WhatsApp, ma'am, okay? I'll schedule the time for you. Sure, Mata sir. Thank you. Sure. Okay, madam, okay. एंड एक चीज़ और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी लोगों में से कि कुछ लोग कॉल करते हैं, बार बार कॉल नहीं करना प्लीज़ हमें। मैं बहुत बिजी रहता हूँ, हमारे लिए एक एक मिनट का टाइम बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग कॉल ना किया करिए, बार बार कॉल करते हैं तो उससे हम इरिटेट होते हैं, हम टेंशन होते हैं, बहुत प्रेशर फील होता है हमें। ठीक है, आपका मैसेज काफ़ी होता है, एनफ होता है, योर मैसेज इज एनफ फॉर मी, और सिंगल कॉल इज एनफ फॉर मी। तो बार बार कॉल करने से उस समय हम क्या कर रहे होंगे, है ना? तो ये चीजें आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी बार बार कॉल करते हैं उनसे। और भी क्या है, दीपदास आप कहाँ चले गए? आपने मिस किया क्या स्टार्टिंग क्लास? पंकज कुमार नहीं है? पंकज पंकज कुमार ही बार बार कॉल करते हैं।
यस दीपदास। हाँ सर, बोल रहा था कि वो जो आउटलुक का कॉन्फ़िगरेशन है वो मुझे भी थोड़ा एक और बार क्योंकि अब मैंने आपने जो वीडियो सेंड किया था मुझे, मैंने वो देख के कोशिश किया है। अच्छा, कुछ उसको देखें। हाँ, लेकिन कुछ सेटिंग है जो कि अब नहीं है, मतलब अपडेटेड वर्जन में वो नहीं है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है समझने में। आपको डायरेक्ट हम वो कर देते हैं आपको, ठीक है। जी सर। और आप और आप हाँ, सुनिए, आपको डायरेक्ट हम वो पर्सन को कल इंटरेक्ट करा दे रहे हैं, थोड़ा सा उससे डिस्कस करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू डायरेक्ट सर। जो आउटलुक पे काम कर रहे हैं, ठीक है, एक बार। हाँ, और ये जो अभी क्वेश्चन किए हैं, जब से मैंने स्टार्ट किया सेशन, आप शुरू में नहीं देखे, आपका मैसेज अभी देखा मैंने व्हाट्सएप में। एक्चुअली मतलब क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन मुझे 2-3 मिनट बाद शो कर रहा है ज्वाइनिंग का ऑप्शन, तो मैं इसीलिए ज्यादा तो मिस नहीं हुआ होगा, है ना। मिस नहीं हुआ सर, एकदम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है और दिलदास, और देखेंगे जो भी डाउट रहेगा पर्सनल डिस्कस कर लेंगे, व्हाट्सअप कर दिया करिए, ठीक है। जी सर। ठीक है। हेलो अरविंदो, अरविंद क्या हाल चाल है। हेलो। हाँ, अरविंद। हाँ सर, मुझे ना कुछ कुछ बेसिक चीज, पहले तो बात है सर, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। एमएस आउटलुक सर, जो ऑफिस 365 का, तो हम्म, सर मैंने पहले प्रैक्टिस किया था, ठीक है। तो उस टाइम हम्म। फ्री में किया था, बट अभी सर मेरे से नहीं हो पा रहा है। बट सर मुझे एक बार हेल्प करा देना सर, ऑफिस 365 जो एमएस आउटलुक है वो कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। श्योर श्योर श्योर, आपका टॉपिक है डियर, परेशान नहीं होना है, ठीक है। ओके सर, और बेसिक बेसिक कुछ चीज मेरे से थोड़ा सा डाउट है। आपका मैंने वीडियो देखा था, जैसे कि हम्म, सर व्हाट इज आईएसपी, आईएसपी के सर जैसे आप समझाया था टायर वन टायर हम्म, टू ऐसे करके, सर मुझे ना थोड़ा चीज समझ में नहीं आ रहा था सर। बेसिकली आईएसपी तो मेरा समझ में आ गया, बट थोड़ा सा और हाँ। एक बार थोड़ा सा समझा देगा सर वो अच्छा होगा। और सर एकदम। व्हाट। आप जानते हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए, जो वो है ना, मैंने जो बोला है आप लोगों को, आप तो डिसिप्लिनरी, आप अच्छा काम कर रहे हैं कि आप फॉलो कर रहे हैं मेरे को। मैंने बोल रखा आप लोगों को कि नेटवर्क प्लस का जो, आप मुझे लग रहा है वही देख रहे हैं ना, सर नेटवर्क प्लस। आपका जो पूरे टोटल 20 वीडियोज है, तो हाँ, 20 वीडियो जैसे कि मेरा टाइम मिल रहा है ना सर, वो मैंने देख रहा कि मुझे चीज क्लियर होने के लिए, ठीक है। तो वेरी गुड। मुझे सर व्हाट इज आईएसपी, इसको थोड़ा सा मुझे जानना है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ ना सर, मुझे वो चीज थोड़ा सा घबराहट हो रही है सर। बेसिकली आईएसपी क्या है, इंटरनेट से अभी नहीं, तो समझ में आ गई, बिल्कुल बट घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, मेरी बात सुनिए। जो 1 तारीख से जो हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है, 1 जून से, ठीक है। पहले जो 10 क्लास हमारा है, वो नेटवर्क प्लस से ही है। अच्छा। आपका सीसीएनए 10 क्लास के बाद से स्टार्ट होगा, पहले नेटवर्क प्लस चलेगा, जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये जो हाँ सर। जितने वीडियो आपने देखा हमारा, आईएसपी, आईपी एड्रेस, सबनेटिंग, वीलैन वगैरह जो देखे, ये सारा आप नेटवर्क प्लस में पहले पढ़ेंगे। फिर आपका शुरू होगा सीसीएनए 200 301, ठीक है। सर और एक चीज है, जैसे कि हम्म। कंप्यूटर का मुझसे सर मतलब मेरा थोड़ा शर्म आ रहा है बोलने में, बट सर द थिंग इज दैट जो सर 1 MB 1 TB गीगाबाइट से, इसको ना थोड़ा सा मुझे थोड़ा बेसिक चीज ना मुझे थोड़ा सा नहीं हमारा समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा एक बार सर बिल्कुल, अगर। क्यों शर्म किस बात की है यार, ये बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल। देखिए, बेसिक, कभी कभी क्या होता है, जो हम बहुत स्मार्ट बनते हैं ना, बहुत कि हम सब कुछ आता है, छोटे छोटे इंटरव्यू क्वेश्चन में हम रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। हाँ तो सर। ये चीजें बिल्कुल नहीं होना है। आप बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन रहता है तो उसको पूछ सकते हैं, इसको हम, आपको हम बेसिक क्लास देते हैं, ठीक है। बेसिक क्लास आपके लिए शेड्यूल करता हूँ मैं, ठीक है। हाँ सर, थोड़ा सा एकदम सर बेसिक, थोड़ा सा हल्का सा होगा ना, एक बार ब्रोशर हो जाएगा मेरा, एकदम ठीक है। एकदम 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 बेसिक क्लास हम आपके लिए शेड्यूल करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिए हमें, मैं करूंगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और कुछ नहीं। आपका जो बाकी सर, बाकी जो 20 वीडियोस है ना हार्डवेयर का, वो सर हम्म। मैंने फॉलो, वहाँ पे जो सवाल मतलब जहाँ पे थोड़ा सा डाउट आ रहा है, मैं क्वेश्चन नोट कर ले रहा हूँ। गुड 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 गुड, ठीक है, वो हो जाएगा सब, ठीक है। ठीक है, जो आपका जैसा टाइम होगा। ठीक है, ओके। ठीक है सर। पंकज कुमार, पंकज कुमार बहुत कॉल करते हैं यार, कहाँ गए। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और मिलते हैं कल फिर अपने सेशन में, ठीक है।